हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। ये लेक्चर सुबह के 7 बजे जो इकोनॉमिक्स का बैच है उसी का एक्सटेंशन है, मतलब अलग से नहीं है। आपका जो चैप्टर चल रहा था, हम पढ़ रहे थे पब्लिक फाइनेंस के बारे में, और पब्लिक फाइनेंस के बारे में बजट डिस्कस हुआ था। और बजट के इस पूरे डिस्कशन के अंतर्गत बहुत सारे टैक्स के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़े थे। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत यानी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हमने पढ़ा था इनकम टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें तो एक्साइज ड्यूटी एक महत्वपूर्ण टैक्स था। उसके बाद से हम कस्टम ड्यूटी क्या होता है, और लास्टली इसमें हम बात किए थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, यहाँ पे जीएसटी के बारे में। आज के लेक्चर में हम बातचीत करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, मतलब ये इसको तो सामान्यतः पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये बीच में इकोनॉमिक्स में भी आता है कि जो टैक्स का पैसा या टैक्स से जो पैसा केंद्र सरकार वसूल करती है उसमें से कुछ पैसा राज्यों को देना होता है। पीछे क्लास में जो चर्चा हुआ था कि टैक्स लगाने के 3 लेवल पे टैक्स लगता है। एक तो केंद्र सरकार कर लगाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर लगाती है। अगर दूसरा बात करें तो इसके नीचे जाए तो राज्य सरकार को भी कर लगाने का अधिकार है, राज्य सरकार को भी टैक्स लगाने का अधिकार है। नेक्स्ट जाएंगे तो लोकल बॉडी यानी स्थानीय सरकार को भी टैक्स लगाने का अधिकार मिला हुआ है। लोकल बॉडी जैसे पंचायत, नगर पालिका वगैरह है, इनको भी टैक्स लगाने का अधिकार है। पंचायत के द्वारा जो टैक्स लगाकर वसूला जाता है, इनमें से कोई भी पैसा इनको बंटवारा नहीं करना होता है। जितना पैसा रिसीव होता है सब के सब इनके पास ही रह जाता है। लेकिन अगर राज्य सरकार टैक्स लगाती है तो राज्य सरकार के पास जितना पैसा जाएगा ये राज्य सरकार का सब, मतलब इसमें से कुछ हिस्सा राज्य वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के अनुसार ये स्थानीय गवर्नमेंट या पंचायतों को कुछ पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो 2 बातें समझे। एक तो स्थानीय गवर्नमेंट को जितनी सारी पैसा पंचायत और नगर पालिका को मिलेगा, इसमें कोई भी पैसे का बंटवारा ये लोग को नहीं करना है, क्योंकि इनके नीचे कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के पास जो भी पैसा रिसीव होगा टैक्स से, यानी राज्य सरकार को जो भी पैसा, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कुछ पैसा मिले या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई टैक्स का पैसा यहाँ पे मिलता है, तो राज्य वित्त आयोग जिसकी चर्चा आर्टिकल 243 क्लॉज आई में किया गया है, उसके अकॉर्डिंग स्थानीय सरकारों को कुछ पैसा देना होता है। अगर बात करें तो केंद्र सरकार सबसे टॉप पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है जैसे इनकम टैक्स वगैरह, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, ये जितने सारे टैक्स हैं, इन टैक्स से जितना सारा पैसा केंद्र सरकार को जाता है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही संविधान के तहत अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। ये वित्त आयोग क्या करता है, देखो मान लो कि इनकम टैक्स है, यानी जिसको व्यक्तिगत आयकर या पर्सनल इनकम टैक्स भी बोला जाता है। अब इसका जितना पैसा रिसीव होगा ये सारा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मान लो कि बिहार में कोई व्यक्ति है, वो इनकम टैक्स भरता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे करेगा। केरल का कोई व्यक्ति है, वो भी जो भी पैसा पे करेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करेगा। जीएसटी से जितना पैसा तो इस प्रकार से देखिए कि जितना पैसा, मतलब अधिकांश जो टैक्स का पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब इन पैसे में से, यानी जो भी टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, इन पैसे में से केंद्र सरकार अनुच्छेद 279 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये वित्त आयोग क्या करता है, सिफारिश करता है केंद्र सरकार को कि इसमें से कितना पैसा निकाल कर राज्यों को दे देना है। अभी लेटेस्ट बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन लागू है, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह, अभी आगे हम देखेंगे। तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार सरकार के पास जितना पैसा जाएगा, इसमें से 41% पैसा राज्यों को सौंप देना है या राज्यों को दे देना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बनेगा कि कौन से राज्य को कितना पैसा दिलाएगा। तो इसके लिए 6 क्राइटेरिया बनाया गया है। अभी आगे हम इन सारी चीज़ों पे बात लाइन बाय लाइन बात करेंगे कि कैसे पूरा मतलब चलता है। तो 3 बातें समझे। स्थानीय सरकार जो भी टैक्स लगाती है इसमें से कोई भी बंटवारा करना नहीं पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार जो कर लगाती है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इसे पंचायत और लोकल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी बांटना पड़ता है इनके हिस्सेदारी। केंद्र सरकार के जो पैसा उनके पास जाता है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार या फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार इसका कुछ पैसा रिकमेंडेशन कोई बाध्यकारी नहीं है केंद्र सरकार के ऊपर। वर्तमान में बात करें तो 41% पैसा राज्यों को क्या करना है, सौंप देना है। ठीक है, अब आगे इसके डिटेल में कुछ देखते हैं। तो डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। हालांकि ये पॉलिटी का टॉपिक है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप समझ लेंगे, क्योंकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पैसा और कैसे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर हम बातचीत कर लेंगे। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 अभी हमने बताया,
कि 280 के तहत एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रपति कर सकता है, किया जाता है, परंतु आवश्यकता अनुसार पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। सामान्यतः फाइनेंस कमीशन का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है। उल्लेखनीय है कि ये देश में कर लगाने का काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है, मतलब टैक्स लगाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करती है। दोनों के लिए कर लगाने और उनकी वसूली प्रक्रिया का अधिकार क्षेत्र निश्चित है। कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कर लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कर लगाएगी, ये सारी चीज़ें संविधान में दी हुई हैं। केंद्र सरकार कुछ ऐसे कर लगाती है और वसूलती है जिनका विभाजन होता है। कुछ ऐसे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है जिसका विभाजन होता है, यानी उसका कुछ हिस्सा राज्यों को जाता है या राज्यों को दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था इन द सेंस कि वैसे कोई भी संस्था जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, जैसे किसी अनुच्छेद या किसी भाग या किसी आर्टिकल्स वगैरह में किया गया है या किसी अनुसूची में किया गया है, तो इन प्रकार की सभी संस्थाएं कहलाती हैं संवैधानिक संस्थाएं। तो वित्त आयोग चूँकि इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है, तो वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। पहला वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वित्त आयोग का, इसका नाम है फाइनेंस कमीशन। इसकी स्थापना यानी पहला वित्त आयोग की अगर बात करें तो पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है फाइनेंस कमीशन का? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अधिकार क्षेत्र मतलब ये किसके लिए काम करता है? तो भारत सरकार के लिए काम करता है। स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है? तो भारत में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना, यानी पैसे के बंटवारे से संबंधित सुझाव वगैरह देना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर बात करें तो NK सिंह है। अभी आगे देखेंगे 15वें वित्त आयोग, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का किस प्रकार से नियुक्ति होता है? तो वित्त आयोग में पहले समझ लीजिए कि टोटल 5 लोग होते हैं। एक होता है अध्यक्ष और प्लस होते हैं 4 अन्य सदस्य, यानी टोटल मिलाकर इसमें होते हैं कितने? 5, जिसमें एक होता है अध्यक्ष और बाकी होते हैं 4 अन्य सदस्य। ये जो पाँचों के पाँचों मेंबर होते हैं, इन 5 सदस्यों की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट या फिर इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको पता है कि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति यानी मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति इसकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अभी एक सलाह से होता है तो ये 5 लोग होते कौन पे हैं? तो सबसे पहले देख ले वित्त आयोग और इनका चुनाव कैसे होता है। तो जो अध्यक्ष होता है फाइनेंस कमीशन का, वो यहाँ पे लिखा हुआ अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए तथा अन्य सदस्य मतलब सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। ठीक है। पहला अध्यक्ष जो होगा वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। पहला बात तो ये समझिए पहला। और बाकी जो 4 मेंबर होंगे इसमें देखिए 2 बातें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, कहने का मतलब उच्च न्यायालय का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले कोई और व्यक्ति एक सेकंड पर्सन के रूप में इसमें आएगा। एक तीसरा व्यक्ति होगा भारत के लेखा और वित्त मामलों का, जो कम से कम भारत की पूरी वित्तीय व्यवस्था और इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत अनुभव रखता हो, एक व्यक्ति वहाँ से आएगा। प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ, भारत के पूरे प्रशासनिक सेटअप उसके दिमाग में हो, वो समझता हो सारी चीज़ों को, तभी वो सारी चीज़ों पे डिसीजन ले सकता है। एक होता है अर्थशास्त्री का या इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञाता हो। 3-4 के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन बनाए गए कि कहाँ से कौन से व्यक्ति आएगा। और जो अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक मामलों या पब्लिक अफेयर्स जो होते हैं उनका एक जानकार व्यक्ति होना चाहिए। अभी 5 लोग कौन है वित्त आयोग के इस मेंबरशिप में? तो 5 लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सो इसके अध्यक्ष यहाँ पे देखेंगे तो NK सिंह, ये इसके अध्यक्ष है। बाकी 4 मेंबर कौन है? तो यहाँ पे अशोक लाहिरी एक व्यक्ति हैं, यहाँ पे अनूप सिंह दूसरे व्यक्ति हैं, अजय नारायण झा एक तीसरे व्यक्ति हैं और रमेश चंद्र यहाँ पे चौथे व्यक्ति हैं। तो टोटल एक हो गए अध्यक्ष NK सिंह और बाकी ये 4, ये टोटल कितने लोग हो गए? 5। तो ये 5 लोगों की ये वित्त आयोग है, जिसको मतलब ये 15वां वित्त आयोग है। ठीक है। इनका कार्य क्या है भाई वित्त आयोग का? तो वित्त आयोग के कार्य पे बात करें तो करों के बंटवारे और केंद्र और राज्यों के बीच सही निर्धारण, मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया था अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी टैक्स का रेवेन्यू जाता है वो टैक्स के रेवेन्यू में से कितनी राज्य सरकार को ट्रांसफर करना है,
इसके बंटवारे से संबंधित सुझाव देने के लिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, जिसके जितने सारे मेंबर होते हैं इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। चारों सदस्यों के लिए अलग अलग योग्यता बनाई गई है, अध्यक्ष के लिए अलग योग्यता बनाई गई है। ये 5 सदस्य का नाम अभी चूंकि करंट अफेयर्स में भी ये चर्चा में है तो इसको दिमाग में रखना है। 67 बीपीएससी में एक बार गए के यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, 3-4 नाम दिया हुआ था, इनमें से कौन फाइनेंस कमीशन या 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा इन नाम को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। इनका और भी बहुत सारे काम है, लेकिन सबसे मुख्य काम जो फाइनेंस कमीशन का है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति को या फिर केंद्र सरकार को क्या करते हैं, सुझाव देते हैं। पहली बात तो ये समझ लेना है कि ये सुझाव देते हैं, सुझाव। अब इनके सुझाव को सेंट्रल गवर्नमेंट माने या राष्ट्रपति माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये केवल सुझाव ही दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने सुझाव दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आएगा उसका 41% पैसा राज्यों को हस्तांतरित कर देना है, यानी ट्रांसफर कर देना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिकमेंडेशन को मान ली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं 41% नहीं 40% देना है, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 40% ही देती। तो बात समझना है कि इनका जो मतलब सुझाव मतलब ये देते हैं, मानना और न मानना सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ये बाध्यकारी नहीं है इनका मतलब सुझाव, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन शुरुआत से लेकर अभी तक फाइनेंस कमीशन का क्या कंडीशन रहा वो दिया हुआ है। पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था। पहला केसी नियोगी इनको बोला जाता है, शॉर्टकट में इनका नाम है केसी नियोगी। इनकी अध्यक्षता में ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था, जिनका लागू पीरियड मतलब इनका गठन तो हुआ था 27 नवंबर 1900, अभी देखे थे 27 नवंबर 1951 को इन्होंने अपना सुझाव दिया। तो इनका सुझाव लागू हुआ था 1952 से लेकर 1957 तक। तो पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। कुछ दिनों तक काम करने के पश्चात इन्होंने सुझाव दिया, तो इनका सुझाव लागू हुआ था 1952 से लेकर 1957 तक। 5 वर्षों के लिए इनका सुझाव लागू होता है। अब ये बीच वाला कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लास्ट का सेकंड 2 देखेंगे, एक 14वां वित्त आयोग का गठन और एक 15वां वित्त आयोग का गठन। 15वें वित्त आयोग के गठन वाई.वी. रेड्डी, भूतपूर्व ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, 14वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हुआ करते थे और इनका रिकमेंडेशन 2015 से 2020 तक लागू रहा। 14वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशन आगे चलकर 2020 में 5 साल तक जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो वर्तमान सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन, एन.के. सिंह। अब इनका गठन कर दिया गया 2017 में। अब आपके हिसाब से देखना है तो ये 2020 में ये खत्म हो रहा है, तो इनका रिकमेंडेशन 2021 से लेकर 2020 से लेकर कहाँ तक, 2025 तक होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ। परंतु ऐसा नहीं है, बीच में आपको पता है कि 1 साल कोविड का समय रहा काफ़ी भयंकर वाला 2020-21। तो इन्होंने बोला कि जो अपना सुझाव दिया था, इन्होंने बोला कि अभी हमारे सुझाव को 5 वर्षों के लिए मत लागू करिए, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे नहीं चल रही है, कोविड के कारण पूरा प्रभावित है। तो 15 फाइनेंस कमीशन का 2 बार रिपोर्ट लागू किया गया। इनका एक रिपोर्ट लागू किया गया पहले 1 वर्ष के लिए, 2020 से लेकर 2021 तक लागू किया गया। 15वें वित्त आयोग का पहला रिकमेंडेशन 2020 से 21, क्योंकि इनका भी मानना था कि अभी कोविड के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था ठीक ट्रैक पे नहीं चल रही है, तो पहले इसको ठीक करने हो जाए, उसके बाद से सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी तब हम अपने फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को क्या करेंगे, फाइनली देंगे, जो 5 वर्ष के लिए लागू होगा। तो इनका पहला रिकमेंडेशन 2020 से 21 तक लागू रहा और बाद में इनके रिकमेंडेशन को 2000 अभी लागू कर दिया जाए 2021 से लेकर 2026 तक। तो अभी 15वें वित्त आयोग का जो सुझाव है वो 2021 से लेकर 2026 तक क्या होगा, लागू रहेगा। इतना क्लियर। तो पहले वित्त आयोग का रिकमेंडेशन 1952 से लेकर 57, लेकिन अभी एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया है उसका पहला रिकमेंडेशन या पहला सुझाव 2021 के लिए लागू रहा और अभी 2021 और 26 के लिए भारत सरकार के फाइनेंशियल ईयर के अनुसार, यानी 20-21 कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, ये 21-26 कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। बात समझ में है। तो 5 साल के लिए इनके लागू होगा, फिर 5 साल इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर 16वें वित्त आयोग का गठन होगा, फिर वो अपना सुझाव देंगे, फिर आगे ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। यहाँ तक दिक्कत। नेक्स्ट, अब ये पैसे का विभाजन कैसे होता है। जैसे अभी बोले कि फाइनेंस वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार 41 यानी 41% पैसा राज्यों को देना है।
तो ये पैसे का जो विभाजन होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ओरिजेंटल कहने का मतलब होता है कि एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। मान लो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये 41% पैसा देगी, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, यानी इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। बात समझ में आया? 41% पैसा, यानी कहने का मतलब कि केंद्र सरकार के पास अगर 100 रुपया जा रहा है, 100 रुपया, तो इस 100 रुपये से में 41 रुपया सभी राज्यों के बीच क्या कर देना है, बांट देना है। ये कैसे बंटवारा होगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर बैठ। अब ये 41 रुपया होगा वो सभी राज्यों को, बिहार को, यूपी को, बंगाल को, पंजाब को, 28 राज्यों के बीच विभाजन होगा। अब किस राज्यों को कितना मिलेगा इसका जो विभाजन होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन यूपीपीसीएस में दोनों एक क्वेश्चन इसी में से पूछा हुआ था कि राज्यों के बीच पैसे का विभाजन और केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का विभाजन दोनों। तो एक होता है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, यानी केंद्र सरकार के 100 रुपये में से 41 रुपये जाना, ये वर्टिकल ही होता है। और ये बाकी राज्यों के बीच अब 41 रुपये में से कौन कितने को कितना परसेंट या कितना रुपया मिलेगा, ये सारा चीज़ क्या होता है, क्षैतिज रूप से होता है। यहाँ तक को लेकर अब नेक्स्ट, अब केंद्र सरकार का ये 41% पैसा या 41 रुपया ये किस राज्य को किस जनसंख्या के बेस पे मिलेगा या फिर गरीबी के बेस पे मिलेगा, किस आधार पे मिलेगा, बिहार को ज़्यादा मिलेगा या उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मिलेगा या फिर पंजाब को मिलेगा या फिर बंगाल को मिलेगा, इस पे भी लॉजिक है। अब इसके लिए देखो क्या 6 क्राइटेरिया बनाया गया है। इन 6 क्राइटेरिया के आधार पर एवरेज निकालकर सभी राज्यों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले यहाँ पे देख लो कि टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 11th फाइनेंस कमीशन के अनुसार इसने बोला कि जितना पैसा आ रहा है इसका 29.5% पैसा राज्यों को क्या कर देना है, दे देना है। फिर फाइनेंस 15वें वित्त आयोग के अनुसार ये बढ़कर कितना हुआ, 30.5%। 13वें वित्त आयोग के अनुसार ये कितना हुआ, 32%। यानी 14वें वित्त आयोग में इसकी सिफारिश कितना किया गया था, 42%। लेकिन 15वें वित्त आयोग में ये सिफारिश कितना है, 41%। आप सोच रहे हैं सर 1% ये राज्यों का पैसा घट क्यों गया, ये बढ़ना चाहिए। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी ये क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले 29 राज्य थे, अब कितने हो गए, 28। अब 28 राज्य हो गए तो थोड़ा सा पैसे का यहाँ पे परसेंटेज भी क्या हो गया, कम। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार ये कितना देना है, 41%। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपया जाएगा तो इसमें से 41 रुपया राज्यों को क्या कर देना है, बांट देना है। अब किस बेसिस पे बटाएगा, जनसंख्या के बेसिस पे या किसके आधार पर, तो इसके लिए 6 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। ठीक है, 6 क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला यहाँ पे ये दिया है 14वें फाइनेंस कमीशन में। 14वें फाइनेंस कमीशन में टोटल 4 क्राइटेरिया बनाया गया था, 1, 2, 3 और 4। लेकिन 15वें फाइनेंस कमीशन में कितना, 6 क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया गया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया एक 6। बात समझ में आया? जिसमें यहाँ पे देखो मतलब एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब 15% पॉपुलेशन के हिसाब से जनसंख्या, दूसरा कितना परसेंट पॉपुलेशन के रेट वाला ये 15% पैसा। कहने का मतलब 41 रुपया में से अब 15% जनसंख्या के बेस पे दिलाएगा। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा, 15 रुपये में से मान लो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसकी जितनी जनसंख्या है उतना मतलब उसके हिसाब से मिल जाएगा। यानी पूरे भारत में मान लो कि 15 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इसका 15%, 41 रुपये का 15% जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा होगा। फिर 15% एरिया के हिसाब से, किस राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है, किस राज्य का क्षेत्रफल कम है, उसके अकॉर्डिंग बंटवारा होगा। उसके बाद से 45% ये सबसे ज़्यादा है और 45% आय से दूरी, मतलब कहाँ पे इनकम ज़्यादा है, कहाँ पे इनकम कम है, किस स्टेट में इनकम ज़्यादा है, किस स्टेट में इनकम कम है, उसके हिसाब से 45% पैसे का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। ये 45% किसका हो रहा है, ये 41 रुपये का 45%। कहने का मतलब इस 41 रुपये को पूरा मान लो कि 100% मान लिया जाए 41 रुपये को। अभी ये 100% का बंटवारा टोटल 6 आधार पे किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर, किसकी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है कम है उसके आधार पे, गरीबी टैक्स क्या एरिया, जनसंख्या के आधार एरिया क्षेत्रफल, किस राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है किस राज्य का, तो इस अकॉर्डिंग पे देखेंगे तो राजस्थान को ज़्यादा पैसा मिलेगा, सिक्किम को कम मिलेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मिलेगा, क्षेत्रफल सबसे कम है गोवा को कम मिलेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश को, तो इस अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा, बिहार को ज़्यादा मिलेगा, महाराष्ट्र को ज़्यादा मिलेगा, सिक्किम को कम मिलेगा, जिसकी जनसंख्या कम है वहाँ पे कम मिलेगा। तीसरा ये बात करें आय से दूरी, यानी आय से दूरी इनकम मतलब गरीबी वगैरह की क्या कंडीशन है, तो जिस राज्य में इनकम
कम होगा, जैसे बिहार उड़ीसा वगैरह एरिया हो गया जहाँ पे इनकम पब्लिक का कम है, तो यहाँ पे कम पैसा मिलेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। और केरल वगैरह जहाँ पे स्थिति ठीक ठाक है वहाँ पे थोड़ा सा पैसे का बंटवारा उस तरह। उसके हिसाब से जनांकीय प्रदर्शन यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको बोलते हैं, इसका भी भारांश कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। पॉपुलेशन के लिए कितना 15, एरिया के लिए कितना परसेंट, येलो कलर से है 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कितना परसेंट, 10%। इनकम डिस्टेंस यानी वही आय से दूरी कितना परसेंट, 45%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये कितना परसेंट है, 12.5%। और लास्ट बच गया टैक्स एफर्ट, मतलब कौन से राज्य के कितना, मतलब किस राज्य में टैक्स भरने वाले कितने सारे लोग हैं उसके अकॉर्डिंग कितना, 2.5%। बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसका भारांश कितना है, पॉपुलेशन का भारांश कितना है, बानकी का भारांश कितना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इन छोटे मोटे एग्जाम में इतना नहीं बनेगा, बस इतना दिमाग में रखिए कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 15 में कितना परसेंट पैसा, 41% पैसा क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कोई दिक्कत परेशानी। 6 मेजरमेंट इसके बनाए गए हैं, 6 का नाम थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 6 किन कौन कौन से मेजरमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग सभी राज्यों को पैसा क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग का पहला रिकमेंडेशन लागू हुआ था 2020 से 21 और फाइनली अभी लागू है 21 से लेकर 26। यहाँ तक बात समझ में। इस तरह से पूरे पैसे का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो इसको पूरा आप वीडियो से देखकर अच्छा से सारी चीज़ों को लिख लेना है कि ये भारांश किसका कितना है और उसका परसेंटेज कितना है, और ये हिंदी है और इसका, और ये फाइनेंस कमीशन के अनुसार टोटल कितना परसेंट, 41%। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में। अब इसी में से 3 का नाम दे दिया था कि ये है, 5 को ऑप्शन दिया था कि इनमें से 3 कौन है, तो इन 6 का भी नाम थोड़ा सा दिमाग में रखना है, थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए। बाकी छोटे मोटे एग्जामिनेशंस में इस प्रकार से इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। बस इतना समझिए कि 15वें वित्त आयोग का कमीशन का सुझाव है कि 41% पैसा राज्यों को ट्रांसफर कर देना है और सेंट्रल गवर्नमेंट 41% पैसा राज्यों को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति इसका गठन करता है, 5 लोग होते हैं, 1 अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। अलग अलग योग्यता बनाई गई है, 5 साल कार्यकाल होता है। हालांकि 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ये अपना जो भी सुझाव होता है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये सुझाव ही होता है। राष्ट्रपति और या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहेगी तो मानेगी, चाहेगी तो नहीं मानेगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फाइनेंस कमीशन। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आता है। जब टैक्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसी का पैसा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में है। ठीक है, तो इसको नोट्स भी बना लेना है। अगले जहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख रहे थे टैक्स सिस्टम, वहीं पे फाइनेंस 15वें वित्त आयोग का मतलब ये हेडिंग डालकर इसको सारी चीज़ों को लिख लेना है। ठीक है, ये टॉपिक का भाग है, ऐसे ही ये क्लास नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी एक होता है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक आप पढ़े होंगे, तो अनुच्छेद 243 से लेकर पूरा पंचायत की व्यवस्था अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ में दिया हुआ है। इसी अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत एक अनुच्छेद है जिसमें अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में 2-3 पॉइंट बस दिमाग में रखिए कि राज्य वित्त आयोग का गठन यहाँ पे कौन करेगा, तो वहाँ पे था राष्ट्रपति, तो यहाँ पे गठन कौन करेगा, राज्यपाल। तो यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल। वहाँ पे अनुच्छेद 280, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल आ जाएगा 243 आई, क्लॉज आई यहाँ पे आ जाएगा। आई है ये, फर्स्ट नहीं है, 243 आई। ठीक है, ये अपना सुझाव जो होगा, ये अपना सुझाव, ये सुझाव किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। जाहिर सी बात है कि राज्यपाल को देंगे। ये शुरुआत से ही संविधान में नहीं था। आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, और 1992 में लाकर ये पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। तो शुरुआत से ये भारत के संविधान में नहीं था। ये कब से लाया गया, 1952 से। किसको भाई, फाइनेंस कमीशन को। ये क्या सुझाव देता है अपने सुझाव में, तो अपने सुझाव में ये देता है कि लोकल गवर्नमेंट को कितना पैसा ट्रांसफर करना है पंचायतों और नगरपालिका को, इसके बारे में ये क्या करता है, सुझाव देता है। बात समझ में आया। तो ये आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जिसको केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, और राज्य का वित्त आयोग जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 243 आई। आई मतलब इनकम, तो इनकम मतलब वित्त आयोग, कुछ ऐसे ही इसको दिमाग में रख लेना है कि ये इसका गठन राज्यपाल करता है।
ठीक है। और 243 में सुझाव राज्यपाल को ही मिलेगा। और नीचे लोकल बॉडी को कितना पैसा ट्रांसफर करना है उससे संबंधित है 73वें संविधान संशोधन 1952 के अनुसार। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको देखकर घर पे आप नोट्स में ही इसको लिख लेना है। ठीक है। आपके ये टॉपिक का सुबह 7 बजे इकोनॉमिक्स के टॉपिक का ये हिस्सा है। ऐसे नहीं क्लास भी चलता तो यही पढ़ाई होता और इसी को क्लास लेना था। ओके, ठीक है, धन्यवाद।